बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमने कवर अप किया रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट सेल। तो बच्चों, सेल को शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो देखें, सेल की फॉर्मेशन से पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रेजेंस होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी एटम को बनाने में यूज होते हैं। अब ये हुए क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these are considered as subatomic particles। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर फॉर्मेशन किसकी करते हैं? एटम की। तो एटम की फॉर्मेशन किससे होती है? सबएटॉमिक पार्टिकल से। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि एटम क्या है। अगर हम एटम की बात करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? एटम। और इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं उस एलिमेंट की, जैसे कि कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। सो दीज आर द एटम। और यही नहीं, एटम्स कंबाइन हो जाते हैं स्टेबल होने के लिए। और जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं स्टेबल होने के लिए तो तब हम उनके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी एटम सिंगल एंटिटी था और जब वो कंबाइन हो जाते हैं किसी दूसरे अपने ही जैसे एटम या डिफरेंट एटम्स के साथ, तो तब हम उसके लिए टर्म के यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स। और अब हम बात करने जा रहे हैं अपने आज के टॉपिक की, विच इज द सेल। सेल की फॉर्मेशन कैसे हुई? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स। वो कैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर फॉर्मेशन किसकी करते हैं? ऑर्गेनेलीज और सेल की। अभी हम सिर्फ सेल की बात करेंगे और बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या है? क्लास, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक दीवार हो तो उस दीवार या वॉल को बनाने के लिए हमें एक बेसिक यूनिट रिक्वायर्ड है, एक ब्रिक रिक्वायर्ड है, ईंट रिक्वायर्ड है। आप एक ईंट और उसके बाद सोन बाकी ईंटें रखते चले जाएंगे तो पूरी की पूरी एक वॉल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिसमें अपनी बॉडी की अगर बात करूं तो मेरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। So that's why this is known as the basic unit of living organism। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फॉर्मेशन किससे हुई? सेल से। और आप तो अपनी बहुत प्रीवियस क्लासेस से, छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सेल इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे कि अभी आपके सामने स्ट्रक्चर है। और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी परफॉर्मेंस भी किसके थ्रू होती है? सेल के थ्रू। जैसे कि मेरी आंख का फंक्शन, नोज का फंक्शन, इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, मस्कुलर एक्शन, ये सारे के सारे काम भी किसकी वजह से होते हैं? सेल्स की वजह से। जी, तो अब हम बात करेंगे सेल की टर्म अराइज कहां से हुई। सेल की टर्म अराइज हुई लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेल्यूला से, जिसका मीनिंग होता है टाइनी कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम। अब सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था सेल को? वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था उसका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया। और कहाँ पे डिस्कवर किया था? इसने कॉर्ड के डेड सेल्स, यानी कि प्लांट के डेड सेल्स, कॉर्ड को थिन स्लाइसेस लिए और उनको अपनी ही बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। जब इसने स्टडी किया तो इसको कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंट्स नजर आए। इसने उनको नाम दिया दीज आर द हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स। ये सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी सेल की। और इसके मुताबिक सेल अंदर से बिल्कुल खाली है, सिर्फ बाउंडेड है किसके साथ? थिक वॉल्स के साथ। ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। और इसने अपनी इस सारी की सारी डिस्कवरी को रिपोर्ट किया था जिस बुक पे उसका नाम है माइक्रोग्राफिया।
सेकेंड जो हम साइंटिस्ट डिस्कस करें दैट इज एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। 1673 में इसने पॉन्ड वाटर में कुछ तैरती हुई चीजों को स्टडी किया। इसने भी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में स्टडी किया कुछ मूविंग सेल्स को, और इसने उन लिविंग सेल्स को नाम क्या दिया, एनिमलक्यूल्स, यानी कि टाइनी एनिमल्स। यानी पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो थी डेड सेल की, अब जो सेल डिस्कवर हुआ वो कौन सा सेल था, लिविंग सेल। अब जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है दैट इज द लॉरेंस ओकन। कंट्रीब्यूशन ईयर है 1805। इसने क्या कहा सेल के बारे में, इसने कहा कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब के किससे ओरिजिनेट हुए हैं, सेल से। यानी ये भी सेल के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो सब जो है वो सेल्यूलर है। इसी के आइडिया को सपोर्ट किया था बाद में लेमार्क ने 1809 में, और लेमार्क ने 1809 में क्या बताया कि nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue। हम किसी भी चीज को जिंदा मानेंगे ही नहीं, लिविंग कंसीडर ही नहीं करेंगे अगर उसके पार्ट्स सेल्यूलर नहीं होंगे, सेल्यूलर टिश्यूज नहीं होंगे। आप सबको पता है कि टिश्यूज क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म द टिश्यूज व्हिच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क किसी भी चीज को हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो किससे ना बनी हुई हो, सेल या सेल्यूलर टिश्यूज से। फिर जनाब बात होती है रॉबर्ट ब्राउन की, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है क्योंकि इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट दी थी, वो ये थी कि इसने बताया कि सेल अंदर से खाली नहीं होता। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने कहा था ना कि सेल तो अंदर से खाली है, वो साइंटिस्ट कौन सा था, रॉबर्ट हुक। इसने उसके आइडिया को रूल आउट कर दिया और इसने कहा कि सेल अंदर से खाली नहीं है, और इसने बताया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका जो डिस्कवरी ईयर था वो था 1831। उसके बाद दो और साइंटिस्ट हैं, श्लाइटन एंड श्वान। श्लाइटन और श्वान 1838 और 1839 में इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, अलग अलग काम किया था। एक बोटानिस्ट था और एक ज़ूलॉजिस्ट था। जो श्लाइटन था उसने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सबके सब सेल से बने हुए। जो श्वान ज़ूलॉजिस्ट था उसने कहा था कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए। और यू इन दोनों की इंडिपेंडेंट वर्किंग के बाद जो एक सिमिलर स्टेटमेंट आई वो ये थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके सब किससे बने हुए, सेल से बने हुए। और बाद में इनकी फर्दर वर्किंग से ये भी पता चला कि सेल कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पर। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो उसके अंदर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसके लिए टर्म यूज की जाती है सेल वॉल। और ये जो इनकी स्टेटमेंट थी ना कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये एक बेसिक थ्योरी या बेसिक सेल थ्योरी के नाम से फॉर्मुलेट। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी का पॉइंट अराइज हुआ था वो ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। श्लाइटन और श्वान ने जब सेल थ्योरी फॉर्मुलेट कर दी जिसमें कि उन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो उसके बाद रुडोल्फ वर्शॉ 1855 में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक हाइपोथेसिस दी, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जर्मन लैंग्वेज के अंदर इस सेंटेंस का मतलब क्या था, इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या था, ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स। इस तारीखी जुमले का मतलब ये है कि लाइफ जो है वो लाइफ से अराइज हुई है। एक सेल डिवाइड होकर आगे नए सेल्स की प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से कोई सेल्स मौजूद है। एक सेल है, एक से कितने सेल्स बनेंगे, 2, 2 से कितने बन रहे हैं, 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, यू सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं। यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक था बायोजेनेसिस का और दूसरा था एबायोजेनेसिस का। एबायोजेनेसिस के मुताबिक लाइफ स्पॉन्टेनियसली अराइज हुई है नॉन लिविंग थिंग्स से। एबायोजेनेसिस, ए विदाउट, बायो लाइफ, जेनेसिस सिंथेसिस, यानी लाइफ के सिंथेसिस नॉन लिविंग थिंग्स से। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था दैट वाज द बायोजेनेसिस, यानी कि लाइफ का अराइज हुआ लाइफ से, लिविंग थिंग्स से। तो ये जो हाइपोथेसिस थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये तो सपोर्ट कर रही थी बायोजेनेसिस को कि पहले कोई लिविंग सेल है वो डिवाइड होकर फॉर्मेशन करते हैं न्यू सेल्स की।
बाद में 1862 में लुइस पास्चर इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया विर्चुअस हाइपोथेसिस को। इसका मतलब इसने भी किस आइडिया को सपोर्ट किया, बायोजेनेसिस को। तो रुडोल्फ विर्चो और लुइस पास्चर दोनों जो थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, बायोजेनेसिस को, यानी लाइफ का स्टार्ट किससे होता है, लिविंग सेल से ही होता है। ऑगस्ट वीसमैन 1880 इसने क्या बताया सेल्स के बारे में, इसने कहा था कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं इसमें बेसिक सिमिलैरिटी है उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके मॉलिक्यूल्स में। ये इसकी स्टेटमेंट थी आफ्टर हैविंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स। और फिर उसने कहा कि सेल्स नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ना सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं बल्कि फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। अब जब हमने सब साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देख लिया तो हमारे सामने सेल थ्योरी एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आ गई। पहले हमने श्वान और श्लाइडन का सिर्फ एक सेंटेंस में एक पॉइंट स्टडी किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किसके बने हुए, सेल्स के। सारे के सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बाद फॉर्मुलेशन हुई सेल थ्योरी की, और उसके मुताबिक ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। आपको याद आ रहा होगा कि ये किसने कंट्रीब्यूट किया था। सेकेंड पॉइंट के ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आइडिया हुआ आपको किस साइंटिस्ट ने बताया था ये। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये किसने कंट्रीब्यूट किया था। एक दफा फिर से सुन लीजिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, श्वान और श्लाइडन। Second one, all cells arise from pre-existing cells, Rudolf Virchow. Third one, cell is the basic structure and functional unit of all living organism, August Weismann. एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन स्टडी किया। रॉबर्ट हुक 1665 सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था, लेकिन वो सेल जो था वो नॉन लिविंग था। कहाँ पे स्टडी किया था उसने, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसको कैसा लगा था जब उसने सेल को स्टडी किया, उसको ये स्ट्रक्चर्स नजर आए थे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो उसने कहा था कि एम्प्टी स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हमने बात की थी एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक 1673 में, इसने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को और उनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का। इसने स्टडी किया था इनको पॉन्ड वाटर में। फिर हमने बात की लॉरेंस ओकन 1805, इसने कहा था जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब किससे ओरिजिनेट हुए हैं, सेल से। लेमार्क 1809, Nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue, यानी लाइफ कंसीडर ही नहीं होगी जब तक ये पार्ट्स जो किसके नहीं बने होंगे, सेल या टिश्यूज के। रॉबर्ट ब्राउन, इसने जो एक नया एडिशन दिया था सेल्स के अंदर वो ये था कि सेल खाली नहीं होती है बल्कि सेल के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियस की। श्लाइडन और श्वान 1838 और 1839 में इंडिपेंडेंटली वर्क किया था और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया था, जिसे कि हमने कंबाइन करके एक स्टेटमेंट ये दी थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और यूं इसने फॉर्मुलेट की थी बेसिक सेल थ्योरी। और बाद में इन्होंने ये भी बताया कि सेल कंसिस्ट करता है थ्री मेन पोर्शंस पे। वो थ्री मेन पोर्शंस कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और ये भी साथ में ऐड हुआ था कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर एक एडिशनल वॉल होती है व्हिच इज नोन एज द सेल वॉल। फिर हमने बात की रुडोल्फ विर्चो की 1855, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस जो इसने हाइपोथेसिस प्रोवाइड की थी, दैट वाज ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ऑल सेल्स फ्रॉम सेल्स। जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से अराइज होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन, यू सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं। इसने सपोर्ट किया था बायोजेनेसिस को, और किसके अगेंस्ट था, एबायोजेनेसिस की। रुडोल्फ विर्चो को सपोर्ट किस साइंटिस्ट ने किया, लुइस पास्चर ने, क्योंकि इसने इसकी हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया और कहा कि हमेशा पुराने ही सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसने भी सपोर्ट किसको किया था, बायोजेनेसिस को। लास्ट में हमने बात की ऑगस्ट वीसमैन की 1880 में, इसने कहा था कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है और मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी है। इससे ये कहा जा सकता है कि जितने भी सेल्स हैं वो ना सिर्फ स्ट्रक्चरल बल्कि फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जब हमने तमाम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को कंबाइन किया तो फॉर्मुलेट हुई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं, जिसके मुताबिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंसिस्ट करते हैं एक या एक से ज्यादा सेल्स पर। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि सारे के सारे सेल्स जो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग साइज यानी पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से। और हमने थर्डली क्या डिस्कस किया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो आगे की डिटेल है हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में
कि सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, वन सेल और मोर सेल्स का क्या मतलब है। इन सब को जानने के लिए वेट करें मेरी नेक्स्ट लेक्चर का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।